हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल वंश। तो इसमें बाबर को पहले डिस्कस करते हैं मुगल वंश के तहत। इसका पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान किससे संबंधित थे? तो ये इब्राहिम लोदी के संबंधित थे और दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो एक का ए ऑप्शन सही है। आलम का इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का जो अवसर है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे? तो ये चगताई तुर्क थे। इसका सी ऑप्शन सही है। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसका अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसने बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन सही है, शैबानी खां। ठीक है, शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर एपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 4 का डी ऑप्शन सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशेष सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कोली नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं और अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशियां और जागीरें प्रदान की। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो था उसकी सैन्य कुशलता। और पानीपत की पहली लड़ाई जब कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें उस अपनी सेना मतलब कि सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये ऑप्शन सही है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है 7 भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण था वो क्या था? तो बी ऑप्शन सही है, तोपखाना था। बी ऑप्शन है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ये भी सेम क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी जो पानीपत का प्रथम लड़ाई आपको पता है कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था।
सेम क्वेश्चन है 9 नंबर भी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए चंदेरी का युद्ध जो है 1530 दिया है, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का जो युद्ध है वो 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप जो चीजें दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। और तीसरा कह रहे हैं इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो देखिए इसमें जो पहला है गलत है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बी यानी इसमें बी यानी तीसरा जो है आपका सही है सिर्फ। तो देखते हैं कैसे सही है। देखिए पहली बार 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच तोपों के इस्तेमाल की जानकारी जो है मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबर के भारत आने से पूर्व बारूद का जो है उपयोग शुरू हो चुका था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एक एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। बाबर की ओर से वह चंगेज खा मंगोल का वंशज, ठीक है, पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को उमर शेख मिर्जा और कुतलुक निगार के पुत्र के रूप में हुआ। बाबर 12 वर्ष का जब था तो उसके पिता का देहांत यानी 1494 ईस्वी में हो गया। तब जो है फरगाना का राज चलाने की जिम्मेदारी जो है उस पे आ गई। तैमूरी खानदान के राजाओं ने निरंकुश सत्ता का उपयोग किया और इस संप्रभुता का जो है उनका अपना ही औचित्य था। इसी का अनुसरण बाबर ने भी किया। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को जो है स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो ईंटों के बने हुए थे, यानी ईंटों से निर्मित हुए थे। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी थी जो रोड़ी के बनी हुई थी और सामान्य भवनों को जो है महलों के रूप में परिवर्तित किया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में जो है सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों का प्रयोग से यह प्रकट हो जाता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी जो मस्जिद है किल एक कुहना, इसका निर्माण शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता था जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया। अतः स्पष्ट है कि लोदी शैली में मेहराब और गुंबद थे, जिसे नवीन रूप शेरशाह के काल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन 12 का जो है सही है। देखिए बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 13 नंबर सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें जो है बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? बताइए। तो ए बी ऑप्शन सही है इसमें। ये जो खानवा का युद्ध है इसमें बाबर ने राणा सांगा को जो है पराजित किया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस राजा को जो है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह कौन था? तो राणा सांगा था, यानी डी ऑप्शन सही है 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो आपको पता है राणा सांगा, सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत के मुगल शासक बनने पर
जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर रखा है। ये ऑप्शन सही है। बाबर का पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम में के घर जो है हुआ था। निगार खानम नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्प आयु में 1495 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो काबुल में की थी। बी ऑप्शन सही है। देखिए, बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि जो है बादशाह धारण की। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? क्या क्या सम्मिलित थे? तो इसमें जो सम्मिलित थे वो था पंजाब का क्षेत्र और आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यानी 2 और 3, और काबुल का क्षेत्र भी है तो ये भी शामिल था। 1, 2, 3 यानी आपका सी ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं। देखिए, बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखसा का शासन जो है हुमायूं मीर फक्र अली हिंदाल और मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कमरान को काबुल, कंदहार और मुल्तान का जो है प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार, फिरोजपुर सम्मिलित थे। हिसार फिरोज से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी और ग्वालियर तक के प्रदेश में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य जो है बदखसा से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत जो था। तो याद रखिएगा, जो राजस्थान का क्षेत्र था उसके साम्राज्य में कभी शामिल उस समय नहीं था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वो कौन है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का जो है उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का। सी ऑप्शन सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का जो उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर है और दूसरा मेवाड़। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा संगा यानी मेवाड़ का जो शासक था उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं मतलब राणा संगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में जो है स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया। इसका अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया,
जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद में उसने जो है एक नवीन शैली जो है मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना जो है रिसाल ए उसज खत ए बाबरी जिसे भी कहते हैं, तो रिसाल ए उसज या खत ए बाबरी, जिसकी शैली जो है नवीन मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन ए कह रहा है कि बाबर ने बाबरनामा जो है तुर्की में लिखा है। कारण आर कह रहा है तुर्की मुगल दरबार की राजधानी थी। तो बताइए। तो देखिए इसमें जो है 21 का आपका सी सही है, यानी ए ऑप्शन सही है और आर गलत है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे जो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ये सही है और आर गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की में लिखा गया था, सी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, मीर बाकी ने करवाया था, डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का जो नाम है नहीं था। तो किसी का नाम नहीं था जो हुमायूं के भाई थे। तो देखिए हुमायूं के जो भाई थे वो कमरान, अस्करी, हिंदाल, बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई थे। तो याद रखिएगा, कमरान, अस्करी, हिंदाल, बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो इस तरह से आपका जो है बी ऑप्शन सही है, उस्मान। ठीक है, तो उस्मान कोई ना मतलब कि इसका भाई नहीं थे। और 2 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नीचे जो नाम दिए गए हैं उसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। इनकी तिथि देख लेते हैं। तो देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो क्रम है, पहले देवरा, इसके बाद चौसा, कनौज और सरहिंद है। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां या शेरशाह की शक्ति जो है और प्रतिष्ठा, इस दोनों में जो है वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के पर भी जो है अपना नाम अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से जो है पराजित होना पड़ा। विवश होकर एक वह जो है निर्वासित जीवन की भांति जो है इधर उधर भटकने लगा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार फिर से जो है उसका खोया राज वापस दिलाने में मदद किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहां से जो है शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने जो है जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, सी ऑप्शन सही है। देखिए फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना था, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन जो है एक उच्च शिक्षित था? वो था आपका शेरशाह, डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन सही है। देखिए 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां जो है यानी शेरशाह सूरी जो है हजरते आला की उपाधि धारण किए। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। क्या क्या इसके सुधार में सम्मिलित थे? तो राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार था, सैनिक सुधार था और करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया था। तो इस तरह से उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार यानी पहला जो इसका सुधार है, शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी और संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भी भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए और इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिससे किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क जो है स्थापित किया गया था। दूसरा है प्रशासनिक सुधार। शेर शाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंध के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसने जो है मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन, वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान हुआ था यानी हो चुका था। और यही कारण है कि शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाए, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेर शाह ने बंगाल सूबे के लिए एक जो है अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी यानी सिकदार के नियंत्रण में जो है छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। तीसरा है उसका सैनिक सुधार। तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अपनाया था। इसके बाद जो चौथा उसका सुधार है करेंसी प्रणाली में सुधार। ठीक है, तो इसको देखते हैं। शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधारों के बारे में स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पे जो है जो घिसे पीटे सिक्के होते थे, जो पुराने सिक्के होते थे, उनके स्थान पे शुद्ध सोने और चांदी तांबे के सिक्के का जो है प्रचलन करवाया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया यानी 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन जिसका वजन है चलवाया और शेर शाह सूरी को उपरोक्त सभी सुधारों का जो है श्रेय प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का जो है सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो देखिए आपको पता है, बताइए। बी ऑप्शन सही है, हुमायूं इसमें ऑप्शन आपका सही है। देखिए दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है किया गया था। हुमायूं के बाद शेर शाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में जो है विकल्प ए को सही माना है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीनों तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसका अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए जो है एक मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। बी ऑप्शन सही है। देखिए हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में जो है 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास जो ईरानी वास्तुकार था, इसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का
प्रथम गुंबद वाला मकबरा है और इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो बताइए, शेरशाह ने शुरू किया था, बी ऑप्शन सही है। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई जो है मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सामान्य प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने और चांदी तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया जिसका तौल और आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के जिसे हम रुपया कहते हैं, इसका तौल 180 ग्रेन था, जिसने 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी की थी, मतलब चांदी थी, सॉरी 180 ग्रेन में 173 ग्रेन मतलब शुद्ध चांदी था, विशुद्ध चांदी था। और इस प्रकार अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का जो विनिमय दर था वो क्या था? तो 64:1 था, डी ऑप्शन सही है। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय जो दर था वो 1:64 था। इसके समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्के पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नगरी लिपि में अंकित होता था। इसने घोड़े को जो है दागने का प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अपनाया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कहां पे हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी, बी ऑप्शन सही है। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक हुक्के यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसमें गोले में जो है वहां उसके वापस आके मतलब दीवार में टकराने के बाद उस ढेर में आकर गिर गया और वो पूरे गोले जो वहां पे रखे हुए थे फटकर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला और दुर्ग जीत लिया, किंतु जो वह है जीवित नहीं रहा। यानी शेरशाह को जो है ये जीत जो है अंतिम मतलब कह सकते हैं देखने को मिली। 22 मई 1545 को 60 वर्ष की आयु में वह कालिंजर में ही मर गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था और उस समय वहां का राजा जो था किरत सिंह था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी मतलब इसमें जो क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को जो है खो दिया मतलब खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जो है संबद्ध करेंगे? तो देखिए शेरशाह से संबंधित है ये जो कथन है। उसने जो कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। और इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहां पे है? तो पता होगा आपको, सासाराम में है, बिहार में। और इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शेरशाह को दफनाया गया था कहां पे? तो बी ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने जो है करवाया था? तो बताइए, दिल्ली की किल कुहना मस्जिद। तो 16 का ए ऑप्शन आपका जो है सही है। ठीक है। शेरशाह का छोटा शासनकाल जो है भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किल कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है 1545 ईस्वी में बनी थी। इसको जो है उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। 17 का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली स्थित पुराना किला के जो भवनों का निर्माण है शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहां किल कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के पुराना किले
के वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का पुराना किला का वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दिल्ली के पुराना किला का जो वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक जो है किला है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो बताइए, आपको पता होगा इसमें जो होगा शेरशाह होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा जो है उन्हें स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाबर।